चंडीगढ़ स्पीक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दूरदर्शन चंडीगढ़ का ये ख़ास कार्यक्रम जिसका आप इंतज़ार करते हैं हमेशा की तरह, और हम लेकर हाजिर हैं। आज का हमारा कार्यक्रम है हिंदी देश की पहचान है, अपने शिखर पर है हिंदी। उसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे बीच में ख़ास मेहमान हमारे मौजूद हैं कार्यक्रम में, श्रीमान प्रेम विज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हिंदी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी, बहुत बड़ा योगदान रहा हिंदी के प्रचार प्रसार में, और मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और आप साहित्यकार हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है। दूसरे मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं श्री अरुण नैथानी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण नैथानी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। 3 दशक से करीब आप हिंदी पत्रकारिता में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत प्रखर नाम है आपका इस क्षेत्र में। तीसरे मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं श्री हरेंद्र सिन्हा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, कवि हैं। आपकी भी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का आज के इस कार्यक्रम में। सर, मैं जानना चाहूँगा कि हिंदी हमारी भाषा है जो एक आत्मा है राष्ट्र की। मैं कहना चाहूँगा कि एक अस्तित्व है हमारा। जैसे हम कहें जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जो जन्मभूमि है वही कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रभाषा है, जो हमारी माँ बोली हम उसको कह सकते हैं। हिंदी भाषा पूरे राष्ट्र की भाषा है। तो क्या आज वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो हिंदी का वो अस्तित्व देखने को मिलता है जो आज़ादी से पहले था या कुछ वर्षों पहले था, जो आज के समय में वर्तमान में क्या स्थिति है हिंदी? ये स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के पश्चात जी, दोनों अवस्था में हिंदी का वर्चस्व रहा जी। मैं तो ये कहूँगा कि उसके बाद तो इसका और भी प्रचार प्रसार हुआ। एक लोगों में ये आम धारणा रहती है कि ये हिंदी प्रदेश के हैं और ये हिंदी वाले नहीं हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में सभी प्रांतों के जो क्रांतिकारी थे वो आपस में मिले हुए थे जी। जैसे पंजाब के भगत सिंह थे जी। तो उत्तर प्रदेश से जो बटेश्वर दास जी थे, ऐसे बंगाल से थे, महाराष्ट्र से थे। तो तब भी तो ये इनका आपस में बातचीत का जरिया कौन सा था? यही भाषा थी। तो उसके पश्चात जब हम आज़ाद हो गए तो इसको राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा का भी दर्जा मिल गया जी। उसके बाद इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा बोलने और समझने वाली भाषा हिंदी है जी। तो इसलिए ये हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर ने बताया आज़ादी के बाद हमें वो कहीं न कहीं देखने को थोड़ा सा मिला, हमें कहीं अपने शिखर पर भी हिंदी चढ़ी, कहीं ना कहीं हमें एक दोयम दर्जे का वो स्थिति भी देखने को मिली हिंदी को, कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी भाषा के कंपैरिजन में हम चाहे बात करें। लेकिन मैं चाहूँगा आपसे इस प्रश्न पर ध्यान अंकित करना चाहूँगा। सिनेमा, टीवी सीरियल, सोशल साइट्स और समाचार पत्रों की जहाँ तक बात है, वहाँ हिंदी का बड़ा वर्चस्व है, प्रमुखता है आज के इस युग में, जो टेक्नोलॉजी का युग है। हिंदी भाषा का एक अपना स्थान है यहाँ पर। तो क्या वो सम्मान या वो जो तवज्जो है हिंदी पत्रकारों को, हिंदी लेखकों को, साहित्यकारों को मिल पाई है, जो एक अहम चीज़ है मुझे लगता है, क्योंकि उसके बिना हम कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का जो सम्मान है वो अपने आप में संपादकों और वरिष्ठ साहित्यकारों से ही कहीं ना कहीं हिंदी का सम्मान है। क्या वो उस विषय पर आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कुछ? निश्चित रूप से हिंदी को लेकर के जो आर्थिक पक्ष के बारे में आप कहना चाह रहे थे, जाहिर सी बात है, जब ये मांग और पूर्ति का सिद्धांत है, जब ज़्यादा उपलब्धता होती है तो भाव की तरफ गिरावट होती है जी। दूसरी बात ये कि जो अंग्रेजी में मीडिया से या साहित्य से जो लोग जुड़े रहे हैं वो एक एलीट क्लास से आए जी, और वो निर्णायक वर्ग भी था, वो वर्ग था जो सत्ता सीट से जुड़ा हुआ वर्ग था जी। तो वो एक स्तर बना उसका इस तरह से कि वहाँ आर्थिक रूप से जो लेख रचनाओं का जो था या पुस्तकों का था, उसमें जो आर्थिक निर्धारण हुआ वो उनके पक्ष में झुका। और दूसरी बात ये था कि पहले ये कहा जाता था कि जो एक कहावत थी कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक व्यक्ति के पास नहीं रहती, और लोग साधना से जुड़े रहे थे। साहित्यकार
आर्थिक प्रलोभन में नहीं थे वो लोग। उनके दिमाग में ये था कि देश सेवा, जैसे आज़ादी की आपने जिक्र किया है, व्यावसायिक पहलू पर ध्यान नहीं होता पहलू था। पर ध्यान नहीं दिया जी, था। जी। तो वो निर्धारण ये भी हुआ। दूसरी बात है कि आज़ादी से पहले जब पत्रकारिता को देखें आप, तो वो एक मिशन था और वो घर फूंक तमाशा देखने वाली बात थी। आप कन्हैयालाल में से प्रभाकर का उदाहरण देख लीजिए, विकास अखबार निकालते थे सहारनपुर से, स्वराज अखबार निकला इलाहाबाद से, तो उस 2.5 साल के एक स्पान में उसकी करीबन 125 साल की सजाएं संपादकों को हुई। जी जी जी। और वहाँ आर्थिक उनका पक्ष था ही नहीं उन लोगों के पास में। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि जो बड़ी दूसरी भाषाओं का जो वर्चस्व था, वो बाजार की बड़ी शक्तियाँ थी, वो उसके निर्धारक थी, और उसका लाभ जो है उस तरह से हिंदी क्षेत्रों को नहीं मिल पाया। तो वो ये बाजार की शक्तियाँ भी थी, और उसकी बहुतायत में उपलब्धता की बात भी होती है जी। जब ज़्यादा उपलब्ध होती है तो ऑटोमेटिक उसका दाम जो है गिर जाता है। तो ये स्थितियाँ भी रही हैं। इस संदर्भ में एक बात जी, मैं जी। और जोड़ना चाहता हूँ जी प्लीज सर। कि स्वतंत्रता के पश्चात उससे पहले अंग्रेजी अखबारों का वर्चस्व बहुत था हमारे देश में। अब जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो समाचार पत्र है वो हिंदी में प्रकाशित हो रहे हैं, और उनकी प्रचार संख्या भी ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि अब धीरे धीरे देश में हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो बढ़ रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, रीडरशिप अच्छी है, देखिए हिंदी समाचार पत्रों में देखिए, चाहे आप सोशल मीडिया पे भी देखें, लेकिन क्या वो सम्मान की बात, मैंने अरुण जी से भी ये सवाल पूछा था, थोड़ा सा आपसे भी मैं जानना चाहूँगा इस विषय पर कि क्या वो सम्मान मिल पा रहा है? हाँ, जहाँ तक गुणवत्ता का प्रश्न है, जहाँ सम्मान की बात है, वो तो सचमुच में कम हुई है, क्योंकि ये समाचार पत्रों से धीरे धीरे हमारा साहित्य हाशिए पर जा रहा है। जी जी जी। को इनका जितने भी समाचार पत्र हैं, इनका मुख्य उद्देश्य जैसे अरुण जी ने बताया कि पहले मिशन होता था। जी जी जी। कि ये था कि समाज के लिए, देश के लिए काम करना है। जी। अब धीरे धीरे व्यवसायीकरण बढ़ता जा रहा है। जी। व्यवसायीकरण के कारण ही इनकी गुणवत्ता भी कम हो रही है। जैसे मैंने बताया, साहित्य भी एक साइड पे चला गया है। जी। तो जो हमें परोसा जा रहा है वो भी कोई ज़्यादा अच्छी सामग्री नहीं है। जी। तो उस भाषा को, हिंदी भाषा को भी हमारे जी प्रभावित कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शिक्षण संस्थानों में चाहे न्याय व्यवस्था की बात करें, स्पेशली हम न्याय व्यवस्था की बात करें, जुडिशियरी की, सरकारी कार्यालयों की बात करें, तो हिंदी माध्यम से, जहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों की बात करते हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ाई की जाए, इस विषय को कहाँ तक देखते हैं आप? कहाँ तक आवश्यकता है और वो कहाँ तक प्रभावी करेगा? हिंदी भाषा की जो वर्चस्व है उसको कहाँ तक प्रभावी करेगा? ये आज के संदर्भ में हिंदी जो है जन जन की भाषा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी के लिए बहुत ज़रूरी है, और जुडिशियल क्षेत्र में भी प्रयास चल रहा है कि वहाँ भी जो फैसला आता है वो हिंदी में दिया जाए। और शिक्षण संस्थाओं में भी हिंदी के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है, और सफलता की ओर हम अग्रसर बढ़ रहे हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं हम लोग। आज हमारे घर घर की जन जन की भाषा हिंदी हो गई है। हम उसमें निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं। जी जी। व्यवसायीकरण का दौर बढ़ा है, लेकिन हमारी जो भाषा जो है, जमीन की भाषा जो राष्ट्रभाषा है, हिंदी है, उसको हम लोग इसमें तरक्की कर रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था में भी या शिक्षण संस्थाओं में भी हिंदी की पढ़ाई हो और उसका विकास हो, उसको बच्चों के अंदर दिया जाए। ये प्रयास इसमें, और सफलता मिल रही है हम लोग को, और आगे भी मिलेगी। एक बार हम देख लेते हैं कि अमित शाह जी, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने राजभाषा के विषय में क्या बात कही है, आइए देखते हैं। हमारी राजभाषा, हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में, और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश का ज्ञान, इस देश का अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषा में होगा, तब तक
इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने राजभाषा के लिए एक ही वाक्य में बहुत सुंदर उसकी जरूरियात का व्याख्यान किया था। उन्होंने कहा था, राजभाषा हिंदी के बिना ये राष्ट्र गूंगा है, हिंदी ही राष्ट्र को बोलता कर सकती है। केंद्रीय मंत्री जी ने बताया कि कितनी बड़ी जो हम अपनी क्षमताएं हैं हिंदी की, अपने उन्नति की है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, कहां तक हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का वर्चस्व कायम रहेगा। हाँ, इससे कई पहलू जुड़े हुए हैं। इससे पहले हम लोग नरेंद्र मोदी जी के समय में देश एक वैश्विक ताकत के रूप में उभरा है जी। और भारतीय प्राच्य ज्ञान हो, चाहे वो योग हो, चाहे वेद हो, चाहे प्राच्य संस्कृति हो, उसको जानने के लिए पहले भी विदेशों से लोग आते रहे थे, यहाँ रहकर उन्होंने अनुवाद किए, वहाँ लेके गए और ये भाव बड़ा है। दूसरी बात है कि भारतीय मूल के लोग बहुत हैं विदेशों में, उनका रुझान है। दूसरा बात ये कि जब एक भारत का वजूद पिछले दिनों G20 का सफल आयोजन हुआ तो एक अच्छी नज़रों से देखा जा रहा है, तो पूरा बाजार भी साथ चलता है साथ में। और अभी अमित शाह जी ने कहा कि गांधी जी को भी कोट किया कि उसके बगैर जो है देश गूंगा है जी। तो राहुल संकृत्यान भी एक जगह कहते हैं कि ये भाषा ऐसी है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे संवाद की भाषा है। निश्चित रूप तो से हमें ये दंभ नहीं भरना चाहिए कि हिंदी सबसे ऊंची है या सबसे ऊंची है, उस सबको साथ लेके चले। हमेशा हिंदी के उत्थान में हमेशा देखो गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों ने बड़ा योगदान दिया है, शुरू से लेकर राज टंडन जी से लेकर के गांधी जी से लेकर के और तमाम लोग ऐसे थे। तो ये आज़ादी के दौरान भी ये संपर्क की भाषा थी जिससे लोग संवाद कर सकें। मैंने पढ़ रहा था, मैं तो भगत सिंह जी बहुत समय तक गुप्त रूप से कानपुर में रहे और आज जो अखबार था उसमें पराड़कर जी के साथ वहाँ पे थे और उन्होंने लिखा लगातार उसमें हिंदी में लिखा उनको। तो ये संवाद था पूरे देश से और आज़ादी की लड़ाई की ज़रूरत थी कि कैसे देश जुड़े एक भाषा से, एक अभिव्यक्ति से। तो ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात था। तो वो जो विदेशों में भी जो खुल रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, उनके बाजार की शक्तियाँ हैं। जब बीच में एक शीतल पेय पदार्थ का ऐड आया तो एक फिल्मी सितारे ने उसमें बहुत सहजता से कहा कि ठंडा मतलब ये एक सहज भाषा था और वो एक आंदोलन बन गया क्योंकि उसने जोड़ा लोगों को। तो इसी तरह से भाषाओं का ये भी मेरा मानना तो ये है कि इस भाषा में कहीं भाषाओं को लेकर के विरोध न रहे, जो हालांकि वो राजनीतिक कारण थे। हाँ, सभी भाषाओं के शब्द उसमें जुड़े, उसमें शामिल हों, उन सबको लगे कि ये हमारी भाषा है, संवाद की भाषा है, वर्चस्व की भाषा नहीं है, हमें जोड़ने की भाषा है। और पिछले दिनों मध्य प्रदेश में और कुछ जगहों पे अनुवाद की बड़े सार्थक कदम हुए हैं। मेडिकल की जुड़ी पुस्तकें और इंजीनियरिंग से जुड़ी पुस्तकें प्रयोग हुआ है और शुरुआत हो रही है। और हिंदी के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हम लोग हिंदी को रोजगार से नहीं जोड़ पाए। रोजगार से जिस दिन ये रोजगार की गारंटी भाषा हो जाएगा, ये अपने आप ही पूरी दुनिया में वर्चस्व करने लगेगी। इसके लिए कोई आंदोलन की जरूरत नहीं होगी, लोग जुड़ के इससे जुड़ेंगे। आपने विज्ञापनों की, टीवी सिनेमा की भी बात की थी। मैं इसी संदर्भ में छोटा सा और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे ही कि फिल्मी कलाकार हैं, टीवी कलाकार हैं, उनके नज़रिए से देखें वो काम तो करते हैं अपनी हिंदी सिनेमा में, हिंदी भाषा में काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी बोलने में हिचकिचाते हैं। वो कहीं ना कहीं देखने में आता है बाजार की भाषा होते हुए भी अपेक्षाकृत दृष्टि से देखा जाता है। बड़ा हिंदी को लेकर जो हिंदी अपना प्रतिष्ठा और अपना सम्मान हासिल नहीं की, तो एक पाखंड जो था हमारे हिंदी समाज में और जो इलिट्स क्लास में था, वो हिंदी वाले को हे भाव से देखना। तमाम फिल्मों में और टीवी चैनलों में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो अंग्रेजी में लिखी जाती है और फिर उसको हिंदी में उच्चारित करते हैं। मतलब हिंदी को उनकी जीविका का साधन है, लेकिन उनको प्रतिष्ठा में आ जाती है। उसको वहाँ पे भाषा का जो मूल होता है वो उसके शब्दों में ही होता है। अब आप देखते हैं फिल्मों में कई गीत आते हैं, वो अफ्रीका में भी लोग गुनगुना रहे होते हैं, चीन में भी गुनगुना रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे एहसासों से, हमारे परिवेश से और एक संगीत की जो शक्ति है जोड़ने की, उससे वो भाव उसमें होता है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारे कई फिल्मी जो लेखक हैं मित्र बताते हैं कि उनको पहले अंग्रेजी में लिखना पड़ता है, उसको भाव देना पड़ता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं का या कुछ भी जैसे देखने को मिलता है हमें प्रचार प्रसार, तो वो ट्रेंडिंग में हो जाता है, अचानक से ट्रेंडिंग में आ जाता है। और जैसा अरुण जी से मैंने अभी पूछा, लेकिन हिंदी के विषय में ऐसा क्यों रहता है? अगर कोई हिंदी पुस्तक आती है या पत्रिका आती है, उसको अपेक्षाकृत नज़र से देखा जाता है, कहीं ना कहीं उपेक्षा का हमें शिकार होना पड़ता है।
ऐसा है कि आपकी बात ठीक है कि कोई समय था कि जो इंग्लिश या अंग्रेजी को बहुत बड़ी पढ़े लिखे लोगों की भाषा माना जाता था, तो उस क्षेत्र में जाने से, उन लोगों पे जाने पे, क्योंकि वो बड़े पैसे के बलबूते पे भी थे, शिक्षा में भी थे, तो उन पुस्तकों को ज़्यादा चर्चित हो जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये एक ट्रेंड चेंज होने लगा है। अब हिंदी की जो पुस्तकें हैं वो भी लगभग बराबर तो नहीं कह सकते, आगे भी कई बड़ी हैं। बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनको इंग्लिश की पुस्तकों से भी ज़्यादा मिला है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारी जो बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाएं थी वो समय के साथ अलोप हो गई। ये इसका होना एक ठीक बात नहीं है। इन्होंने भी एक हमारे हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया था, तो उनके ख़त्म होने का या आलोप होने का कारण जो पता चला वो था व्यवसायीकरण, कि उन्होंने मालिकों को पैसे आने बंद हो गए, तो उस वजह से ये बढ़ा। तो दूसरा जो हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल पड़ा है, इसने भी इसको प्रभावित किया है। जो हमारी नई जनरेशन है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ बढ़ रही है। जी, उतना रीडरशिप वो कम हो गई है। हाथ में अखबार आता था तो उसका एक अपना अलग मजा होता था। ई पेपर्स और ई मैगजीन्स में एक अलग वैसा अनुभव नहीं होता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं ना, वो अभी भी अखबार को हाथ में पकड़ कर पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी आप जैसी है, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ही पढ़ती है, उसी को देखती है। उस वजह से इनकी जो प्रचार संख्या भी कम हुई है। तो मैं एक अपनी हिंदी के ऊपर जो कविता है उसकी पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ। समय की कमी है, जल्दी से दो चार पंक्तियां सुनाऊंगा। इरशाद। भारत माता की शान है हिंदी, भारत माता की शान है हिंदी, हम सभी की पहचान है हिंदी, हम सभी की पहचान है हिंदी, संतों का उपदेश है हिंदी, कवियों की कविता है हिंदी, प्रेमियों का प्यार है हिंदी, क्रांतिकारियों का इनकलाब है हिंदी, भारत माता की शान है हिंदी, हम सभी की पहचान है हिंदी। क्या बात है, बहुत बहुत खूब सर। इतनी समग्र भाषा है कि उसने फारस से फारसी आए, हमारे यहाँ अरबी आए और उर्दू भी आई, तो वो सभी भाषाओं को समाहित कर लिया। इतनी समग्र भाषा है। मेरे मुख से निकला इरशाद सर, कविता कह रहे थे, तो मुझे ये ध्यान आया कहीं ना कहीं उर्दू के इतने सारे शब्द हैं, फारसी के इतने सारे शब्द हैं, अंग्रेजी के इतने सारे शब्द हैं, सबको समाहित कर लिया हिंदी में। इतनी समग्र है हमारी हिंदी भाषा। उसी संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा सर। कहीं ना कहीं जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं या क्षेत्रीय जहाँ पर नागरिक हैं हमारे, उनके मन में ये कहीं ना कहीं भ्रांति रहती है, ये भ्रामकता रहती है कि जो राजभाषा है उसके विषय में या उसके दबाव में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषा लुप्त न हो जाए या उस पर कोई प्रभाव न पड़े, वो कहीं सिमट न जाए क्षेत्रीय भाषा। क्या जी कहना आपका प्रश्न ठीक है। जैसे आप 10 से 15 किलोमीटर पर जाने पर पानी बदल जाता है, वैसे ही भाषा बदल जाती है। तो जो स्थानीय भाषा है उसको थोड़ा बहुत है लोगों का, लेकिन वो भ्रम की स्थिति धीरे धीरे खत्म हो गई है। अब हिंदी के प्रति लोगों की जागरूकता और अपनाने की अपनापन बढ़ा है, काफी बढ़ा है। और आपने विदेश की चर्चा की है। अभी बीच साहब अमेरिका से आए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। वहां पर हिंदी का जो हम देखे, हर जगह हिंदी भाषी जो है हर ये है। और हिंदी का जो है, बिना हिंदी के थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण ये हुआ है, लेकिन जो आपको प्रांतीय भाषा का जो आपने प्रश्न उठाया है, रीजनल लैंग्वेजेस, वो भी अब भ्रम समाप्त हो गया है। वो भी अब भ्रम समाप्त हो गया। नई पीढ़ी के वो था भ्रम पहले, लेकिन वो समाप्त हो गया है। 2 लाइन हम भी अपना हिंदी दिवस पर लिखे हैं, आपको समर्पित कर देते हैं। जय हिंद हमारी मान है, हमारी जान है हिंदी, भारतीय सभ्यता की आन बान शान है हिंदी, हमारी पहचान है हिंदी, बहुत धनवान है हिंदी,
सूर कबीर तुलसी और मीरा की जुबान है हिंदी। वाह, बहुत खूब। महादेवी प्रेमचंद हजारी दिनकर की बयान है हिंदी। साहित्य संस्कृति मानवता की पहचान है हिंदी। बहुत धनवान है हिंदी। अपने घर परिवार समाज और देश को सजाएं हिंदी से। बच्चे बच्चियों महिलाओं को खिलखिलाएं हिंदी से। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा, आपकी पंक्तियों से बड़ा अच्छा हुआ। ऐसे अनुभूति होती है हिंदी भाषा के संदर्भ में। आइए अब हम स्टूडियो से बाहर कुछ लोगों से हमने बातचीत की है हिंदी भाषा के उसके संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया है उनकी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और ये हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि ये भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। हमारे समाज में, भारत में हिंदी भाषा का ज़्यादातर उपयोग होता है। सरकारी कामकाज में सारे केंद्र के इसमें हिंदी लैंग्वेज का और महत्व ज़्यादा है। हम गुजरात से हैं, लेकिन हमारे भी पढ़ाई में हिंदी भाषा एक सब्जेक्ट रहता है। तो हिंदी एक हमारा गौरव है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है, और हम हिंदी को बढ़ावा देना चाहते हैं। हिंदी के बारे में जितना भी कहो उतना कम है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो है ही, लेकिन अगर सही तरह से हम उसको अपना लें तो हम एक ही हो सकते हैं। जय हिंद। जी अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे मेरा बातचीत करेंगे इस विषय में कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने बात की, G20 की या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थानों की बात है, वहाँ पर हिंदी कहीं ना कहीं उभर कर सामने आई है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी अनेक मंचों पर हिंदी को लेकर जाते हैं। कोई भी मंच हो, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ पर हिंदी को प्रखरता के साथ रखते हैं। हिंदी का अपना वर्चस्व है, अपनी रीडरशिप है, लेकिन क्या तुलना, वाकई क्या तुलना है या कोई लड़ाई है हमारी अंग्रेजी भाषा से? देखो, ये जहाँ तक लड़ाई की बात है जी, औपनिवेशिक काल से बात शुरू होती है जी। वो एक सत्ता की भाषा थी, एक आम जन की भाषा थी, और वो संघर्ष, भाषाओं का संघर्ष कालांतर आगे बढ़ा भी है। और आज़ादी के बाद भी एक जो व्यवस्था बनी है या जिसको नेतृत्व मिला है, वो उसी कार्य संस्कृति, उसी भाषा संस्कृति में उसने जन्म लिया। तो धीरे धीरे उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी कि इसको राजभाषा का इसका जो हक था इसको ना मिले, और उनका प्रयास रहा कि उन्होंने हमारे जो नीति नियामक लोग थे उसमें उनका वर्चस्व बना रहा जी। तो वो कहीं ना कहीं वो भाव जो औपनिवेशिक काल से था वो अभी भी रहा, आगे भी रहा। और कहीं ना कहीं देखिए, दूर दराज से गांव से आने वाला एक बच्चा जो कि अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं जा पाया है, और वो फिर आकर के मुकाबला करता है, दिल्ली में आकर के IAS की तैयारी करता है, PCS की तैयारी, उसे एक बड़ा संघर्ष झेलना पड़ता है उस भाषा को सीखने के लिए जी। और पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा भी गया कि IIT और IIM में जो छात्र हैं उसमें छात्रों की जो आत्मघात के जो घटनाक्रम है उसमें एक भाषा का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है, क्योंकि जिस माध्यम से वो पढ़ के आए थे उस माध्यम में वो एक कंपटीशन देने की स्थिति में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अवरोध था, और ये अवरोध दूर दराज के लोगों को महसूस भी होता है। तो वो कहीं ना कहीं भाषा के टकराव के रूप में सामने आता है, क्योंकि किसी की प्रतिभा का दमन किसी भाषा के नाम पे हो तो ये भी नहीं है। और एक नुकसान ये भी है कि भारत में जो प्रतिभा पलायन का बहुत बड़ा कारण है, उसके पीछे अंग्रेजी भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो उस व्यवस्था में एडजस्ट हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं, आदत से चले जाते हैं, और देश जो उन पर खर्च करता है वो देश के काम नहीं आ पाता है। तो ये एक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए अब हम जानते हैं कि युवाओं का हिंदी भाषा के प्रति क्या विचार है, क्या कहना है उनका युवाओं का। हिंदी एक
ऐसी ऐसी भाषा है जो सबको जोड़ के रखती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और वो 22 भाषाओं में से एक भाषा है। उसको हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और उसके लिए हमने अगर MA BA करा हुआ है तो हम ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक टीचर ही बन सकते हैं, हम अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, कहीं कहीं जाकर बता सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अलग ही भाषा में करें, हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में हर चीज़ अवेलेबल होती है। हिंदी का काफ़ी अच्छा स्कोप है, आगे चल के टीचर सबके लिए यूज़ होती है। वो हिंदी मातृभाषा तो बहुत अच्छे से वो यूज़ होती है, मतलब यूज़ की जाती है सब जगह। तरीके से डिज़ाइन की गई है कि इसको वैज्ञानिक आधार बनाया गया है, जैसे कि जो है ये कुछ एक स्वर हैं, ये हमारे गले से निकल के आते हैं। क ख इसमें हमारी जो आवाज़ है वो थोड़े कंठ से ऊपर से आती है। ये अलग अलग तरीके से बनाई गई है कि इसमें हमारी संपूर्ण मांसपेशियों का यूज़ होता है और ये हमारे बौद्धिक विकास में भी सहयोग करती है। हरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वैज्ञानिक बच्चों ने बहुत अच्छी बातें कही हिंदी भाषा के बारे में। वैज्ञानिक भाषा है हिंदी, कहीं ना कहीं संस्कृत से निकली है हमारी वहाँ से, तो कम शब्दों में हमें ये बताइए कि किस तरह से है वैज्ञानिक भाषा हिंदी और किस तरह से जो नए बच्चे हैं वो प्रेरणा लें। नहीं, बच्चों ने अच्छा कहा, एकदम विज्ञान से। आज से देखिए विज्ञान कहाँ, कुछ दिन पहले आप मालूम है अटल जी ने पहला संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। तो विज्ञान, इसके जो शब्द हैं, जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से ही आई है जी, आई है उससे, और इसके लिए आज की पीढ़ी को बताने की ज़रूरत है। थोड़ी सी दिक्कत आई है स्कूल में, कॉलेजों में हिंदी के प्रति, लेकिन उसका प्रचार प्रसार भी बढ़ा है, वैज्ञानिकता से जुड़ी है। हिंदी की जो शब्दावली है, जो उसकी मात्राएं हैं, उसकी विज्ञान से जुड़ी हुई है, संस्कृत से जुड़ी हुई है, जो आज के बच्चे सीख रहे हैं और ये आगे बढ़ रहा है, ये निरंतर आगे बढ़ रहा है जी। हाँ, और आगे बढ़ेगा भी जो है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदी में जाकर के ये कहा था जी। हाँ, इसलिए हिंदी के प्रति लोगों की जो जागरूकता बढ़ी है आज, और सबको काम करने की जरूरत है जी। आज हमारे माननीय जो गृह मंत्री ने जो हिंदी में बोला, प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं हिंदी में भाषण देते हैं, बिल्कुल ये प्रेरणा, हम लोग को प्रेरणा मिलती है, और नई पीढ़ी को खास करके बड़ों से। जी हरेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने अपने विचार रखे, हमें बताया हिंदी भाषा के बारे में। अरुण जी, आपने बहुत अच्छे अपने विचार व्यक्त किए। प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप तीनों मेहमानों का हमारे यहाँ पधारे और हिंदी भाषा के प्रति अपने विचार व्यक्त किए।